2 सप्ताह पहले सीक्रेट सर्विस के स्टेशन एस से ये ज्ञापन एम को भेजा गया था, जो उस समय भी और आज भी ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्रीज के इस विशेष विभाग के प्रमुख थे। प्रति एम, प्रेषक हेड ऑफ एस, विषय मॉन्सियर ले चिफर उर्फ द नंबर, हेर नमा, हेर जिफर आदि को नष्ट करने की योजना। वो फ्रांस में विपक्ष के प्रमुख एजेंटों में से एक है तथा सिंडिकेट देस ओuvriers d'Alsace नामक कम्युनिस्ट कंट्रोल ट्रेड यूनियन का गुप्त कोषाध्यक्ष है। ये यूनियन अल्सेस के भारी उद्योगों और परिवहन उद्योगों में सक्रिय है और जैसा कि हम जानते हैं, रेडलन के साथ युद्ध की स्थिति में एक महत्वपूर्ण फिफ्थ कॉलम साबित हो सकती है। दस्तावेज हेड ऑफ आर्काइव्स द्वारा तैयार ले चिफर की जीवनी अपेंडिक्स ए में संलग्न है। साथ ही अपेंडिक्स बी में संबंधित नोट भी जोड़ा गया है। कुछ समय से हमें यह महसूस हो रहा है कि ले चिफर गंभीर वित्तीय संकट में फंसता जा रहा है। लगभग हर दृष्टि से वो यूएसएसआर का एक उत्कृष्ट एजेंट है, लेकिन उसकी अत्यधिक शारीरिक विलासिता और व्यक्तिगत दुर्व्यसन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। समय समय पर हम इन्हीं कमजोरियों का लाभ उठाने में सफल रहे हैं। उसकी एक प्रेमिका, एक यूरेशियन महिला, नंबर 1860 स्टेशन एफ के नियंत्रण में है और हाल ही में उसने ले चिफर के निजी मामलों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। संक्षेप में कहें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ले चिफर एक बड़े वित्तीय संकट के किनारे खड़ा है। नंबर 1860 ने कुछ संकेत देखे थे। उसने चुपचाप अपने कुछ आभूषण बेच दिए, एंटाइप स्थित अपना विला भी बेच दिया और अपने हमेशा के फिजूल खर्ची वाले जीवन में अचानक खर्चों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारे ड्यूक्सीम ब्यूरो के मित्रों की सहायता से, जो इस मामले में हमारे साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, आगे जांच की गई और एक बेहद दिलचस्प कहानी सामने आई। जनवरी 1946 में ले चिफर ने नॉर्मैंडी और ब्रिटनी में संचालित होने वाली वैश्यालयों की एक श्रृंखला कॉर्डन जॉन पर नियंत्रण खरीद लिया। इस सौदे के लिए उसने लगभग 50 मिलियन फ्रैंक का उपयोग किया, जो वास्तव में लेनिनग्राड सेक्शन 3 द्वारा उसे सोडा ऊपर उल्लेखित ट्रेड यूनियन के वित्तपोषण के लिए सौंपे गए थे। सामान्य परिस्थितियों में कॉर्डन जॉन एक अत्यंत लाभदायक निवेश सिद्ध होता। संभव है कि ले चिफर का उद्देश्य अपने लिए धन कमाना नहीं, बल्कि यूनियन की निधि बढ़ाना रहा हो। लेकिन चाहे उसका उद्देश्य जो भी रहा हो, यह स्पष्ट है कि यदि उसे अपने निजी उपयोग के लिए असीमित महिलाओं का लालच न होता, तो वो वेश्यावृत्ति जैसे घृणित व्यवसाय के बजाय किसी अधिक सम्मानजनक निवेश का चयन कर सकता था। लेकिन किस्मत ने उसे बहुत ही तेजी और निर्दयता से सबक सिखाया। सिर्फ 3 महीने बाद 13 अप्रैल को फ्रांस में लॉ नंबर 46685 पारित किया गया, जिसका नाम था लोई टेंडेंट ए ला फर्नीचर देस मेसन्स दे टॉलरेंस एट आउ रेनफोर्समेंट दे ला लुटे कॉन्ट्रे ले प्रॉक्सेनिटिज्म। जब हम इस वाक्य तक पहुंचे तो उन्होंने हल्की सी गुर्राहट की और इंटरकॉम का बटन दबाया। हेड ऑफ एस, सर, आखिर इस शब्द का मतलब क्या है? उन्होंने उस कठिन फ्रेंच शब्द को एक एक अक्षर बोलते हुए पूछा। पिम्पिंग, सर, यह कोई बर्लिन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस नहीं है। हेड ऑफ एस, अगर आपको विदेशी जीभ तोड़ देने वाले शब्दों का प्रदर्शन करना है तो कम से कम उनका अर्थ भी साथ लिखिए। उससे भी बेहतर होगा कि सीधे अंग्रेजी में लिखिए। सॉरी सर। एम ने इंटरकॉम का बटन छोड़ दिया और फिर से ज्ञापन पढ़ने लगे। यह कानून, जिसे आमतौर पर ला लोई मार्थी रिचर्ड कहा जाता था, सभी वेश्यालयों को बंद करने तथा अश्लील पुस्तकों और फिल्मों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया था। इस कानून ने लगभग एक ही रात में ले चिफर के पूरे निवेश की कमर तोड़ दी। अचानक वो अपनी यूनियन की निधि में भारी घाटे का सामना करने लगा। हताश होकर उसने अपने खुले वेश्यालयों को मेसन्स दे पास में बदल दिया, जहां कानून की सीमा पर रहकर गुप्त मुलाकातों की व्यवस्था की जाती थी। उसने कुछ सिनेमाज ब्लूज भी भूमिगत रूप से चलाने की कोशिश की, लेकिन इन उपायों से उसके भारी खर्चों की भरपाई नहीं हो सकी। उसने अपने इस निवेश को भारी नुकसान उठाकर बेचने की भी कई बार कोशिश की, लेकिन हर प्रयास पूरी तरह असफल रहा। इसी बीच पुलिस देस मोअर्स भी उसके पीछे पड़ चुकी थी और कुछ ही समय में उसके 20 से अधिक प्रतिष्ठान बंद करा दिए गए। पुलिस की दिलचस्पी स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति में केवल एक बड़े वेश्यालय संचालक के रूप में थी, लेकिन जब हमने उसके वित्तीय मामलों में रुचि दिखाई, तब ड्यूक्सीम ब्यूरो ने अपने पुलिस विभाग के सहयोगियों के साथ चल रही समानांतर फाइल को खोज निकाला। तभी इस पूरी स्थिति का महत्व हमें और हमारे फ्रेंच सहयोगियों को स्पष्ट हुआ। पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने कॉर्डन जॉन के प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मानो चूहे के शिकार जैसा व्यापक अभियान चलाया। परिणाम स्वरूप आज ले चिफर के मूल निवेश का लगभग कुछ भी शेष नहीं बचा है, और यदि उसके खातों की सामान्य जांच की जाए तो यह तुरंत सामने आ जाएगा कि जिस ट्रेड यूनियन का वह कोषाध्यक्ष और भुगतान अधिकारी है, उसकी निधि में लगभग 50 मिलियन फ्रैंक की कमी है।
ऐसा नहीं लगता कि अभी तक लेनिनग्राड को कोई संदेह हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश लेट चिफर के लिए यह संभव है कि कम से कम उनका एक विशेष विभाग अब उसकी तलाश में लग चुका हो। पिछले सप्ताह स्टेशन पी के एक अत्यंत विश्वसनीय स्रोत ने सूचना दी कि सोवियत प्रतिशोध की इस प्रभावशाली संस्था का एक वरिष्ठ अधिकारी वॉर्सो से बर्लिन के पूर्वी क्षेत्र के रास्ते स्ट्रासबर्ग के लिए रवाना हुआ है। इस रिपोर्ट की अभी तक ड्यूक्सिम ब्यूरो या स्ट्रासबर्ग के अधिकारियों, जो विश्वसनीय और अत्यंत सावधानी से काम करने वाले हैं, द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही वहां स्थित लेट चिफर के मुख्यालय से भी कोई असामान्य सूचना नहीं मिली है। उस मुख्यालय में हमारा एक डबल एजेंट 1860 के अतिरिक्त पहले से ही सक्रिय है। यदि लेट चिफर को यह पता चल जाए कि वह संस्था उसके पीछे लगी हुई है या उसे अपने ऊपर जरा सा भी संदेह होने का आभास हो जाए, तो उसके पास आत्महत्या करने या भागने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन उसकी वर्तमान योजनाएं ये संकेत देती हैं कि यद्यपि वह पूरी तरह निराश है, फिर भी उसे अभी ये एहसास नहीं है कि उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। उसी की ये असाधारण योजनाएं हमें एक ऐसे काउंटर ऑपरेशन का विचार देती है जिसे हम इस ज्ञापन के अंत में पूरे विश्वास के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये योजना जोखिमपूर्ण अवश्य है, लेकिन असामान्य होने के बावजूद व्यवहारिक प्रतीत होती है। संक्षेप में, हमारा विश्वास है कि लेट चिफर अब अधिकांश हताश गबन करने वालों की तरह अपने खातों की कमी को जुए के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेगा। बोर्स, शेयर बाजार उसके लिए बहुत धीमा है। मादक पदार्थों या दुर्लभ दवाओं जैसे ओरियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और कॉर्टिसोन की अवैध तस्करी भी पर्याप्त तेज लाभ नहीं दे सकती। घुड़दौड़ के मैदानों पर इतनी बड़ी रकम दांव पर लगाना संभव नहीं है, और यदि वह जीत भी गया तो भुगतान मिलने से पहले उसके मारे जाने की संभावना अधिक होगी। हर हाल में हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि उसने अपनी ट्रेड यूनियन के कोष से अंतिम 25 मिलियन फ्रैंक भी निकाल लिए हैं। साथ ही उसने आज से ठीक 2 सप्ताह बाद शुरू होने वाले एक सप्ताह के लिए दिएपे के उत्तर में स्थित रॉयल एजियक्स के पास एक छोटा सा विला किराए पर लिया है। अब यह अपेक्षा की जा रही है कि इस गर्मी में रॉयल का कैसीनो पूरे यूरोप में सबसे बड़े स्तर के जुए का केंद्र बनेगा। डियोविल और ले टुक्वेट से बड़े खिलाड़ियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सोसाइट देस बैंड्स दे मर्ज दे रॉयल ने बैकरा तथा 2 सबसे प्रतिष्ठित केमेंडेफर टेबलों का संचालन मोहम्मद अली सिंडिकेट को सौंप दिया है। यह संगठन प्रवासी इजिप्शियन बैंकरों और व्यापारियों का एक समूह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कुछ शाही निधियों का भी समर्थन प्राप्त है। वर्षों से यह समूह जोग्राफोस और उसके ग्रीक सहयोगियों के उस एकाधिकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण वे फ्रांस के सबसे बड़े बैकराट खेलों से भारी मुनाफा कमाते रहे हैं। सावधानीपूर्वक प्रचार की सहायता से अमेरिका और यूरोप के अनेक बड़े जुआरियों को इस गर्मी रॉयल आने के लिए प्रेरित किया गया है। ऐसा संभव है कि यह पुराना समुद्री विश्राम स्थल फिर से अपने विक्टोरियन युग वाली प्रसिद्धि प्राप्त कर ले। जो भी हो, हमें पूरा विश्वास है कि लेट चिफर 15 जून या उसके बाद यही बैकराट खेलकर 25 मिलियन फ्रैंक की कार्यशील पूंजी से 50 मिलियन फ्रैंक का लाभ कमाने की कोशिश करेगा, और संयोग से इसी प्रकार अपनी जान भी बचाने का प्रयास करेगा। प्रस्तावित काउंटर ऑपरेशन इस देश तथा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अन्य सदस्य देशों के हित में यही होगा कि सोवियत यूनियन के इस शक्तिशाली एजेंट को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाए और पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। उसकी कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन को दिवालिया बनाकर बदनाम किया जाए तथा लगभग 50,000 सदस्यों वाली इस संभावित 5th कॉलम, जो युद्ध की स्थिति में फ्रांस की उत्तरी सीमा के एक बड़े भाग को नियंत्रित करने में सक्षम है, उसका मनोबल और एकता पूरी तरह टूट जाए। यदि लेट चिफर जुए की मेज पर हार जाता है तो यह सब अपने आप हो जाएगा। ध्यान दे, उसकी हत्या करना व्यर्थ होगा। लेनिनग्राड उसके गबन को तुरंत छिपा देगा और उसे शहीद बना देगा। अतः हमारी सिफारिश है कि सीक्रेट सर्विस के सबसे श्रेष्ठ जुआरी को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए और उसे लेट चिफर के विरुद्ध जुआ खेलने के लिए भेजा जाए, ताकि वह उसे उसी के खेल में पराजित कर सके। जोखिम स्पष्ट है और सीक्रेट निधि से बड़ी राशि खोने की संभावना भी कम नहीं है, लेकिन अतीत में इससे कहीं कम सफलता की संभावना वाले अभियानों पर भी इससे अधिक धन दांव पर लगाया गया है, जबकि उनके उद्देश्य भी इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। यदि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है तो हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचेगा, अपनी सारी जानकारी और सिफारिशें ड्यूक्सिम ब्यूरो या वॉशिंगटन स्थित हमारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अमेरिकी सहयोगियों को सौंप देना। इन दोनों संस्थाओं को निस्संदेह इस अभियान की जिम्मेदारी लेने में प्रसन्नता होगी। हस्ताक्षरित एस। अपेंडिक्स ए। नाम लेट चिफर। उपनाम विभिन्न भाषाओं में साइफर या नंबर शब्द के रूप, उदाहरण के लिए हैज जिफर। मूल अज्ञात। पहली बार जून 1945 में जर्मनी के यूएस जोन में स्थित दचाउ डीपी कैंप में
एक विस्थापित व्यक्ति, डिस्प्लेस्ड पर्सन के रूप में मिला। उस समय वह कथित रूप से एमनीसिया, स्मृतिलोप और वोकल कॉर्ड्स के पक्षाघात से पीड़ित था। संभवतः दोनों ही बनावटी थे। उपचार के बाद उसकी बोलने की क्षमता लौट आई, लेकिन उसने यह दावा जारी रखा कि उसे अपने अतीत की कोई स्मृति नहीं है, सिवाय एल्सेस लरेन और स्ट्रासबर्ग से जुड़े कुछ धुंधले संबंधों के। इसी कारण सितंबर 1945 में उसे स्टेटलेस पासपोर्ट नंबर 304 से 596 के साथ स्ट्रासबर्ग भेज दिया गया। वहीं उसने अपने लिए ले चिफर नाम चुना। उसका कहना था, क्योंकि मैं पासपोर्ट पर केवल एक नंबर हूं। उसका कोई ईसाई, क्रिश्चियन प्रथम नाम दर्ज नहीं है। आयु लगभग 45 वर्ष। विवरण: लंबाई 5 फुट 8 इंच, वजन 18 स्टोन, रंग अत्यंत पीला, दाढ़ी मूंछ साफ, बाल लाल भूरे, छोटे और सीधे एन ब्रॉस, आंखें गहरे भूरे रंग की, जिनकी पुतलियों के चारों ओर सफेद भाग स्पष्ट दिखाई देता है, मुंह छोटा और कुछ स्त्रैण, उच्च गुणवत्ता के नकली दांत, कान छोटे लेकिन उनकी लोब बड़ी है, जो कुछ जूविश रक्त का संकेत देती है, हाथ छोटे, अच्छी तरह संवारे हुए और बालों वाले, पैर भी छोटे। नस्लीय दृष्टि से वह संभवतः मेडिटरेनियन, प्रशियन और पॉलिश वंश का मिश्रण है। वह हमेशा अत्यंत सलीके से प्रायः गहरे रंग के डबल ब्रेस्टेड सूट्स पहनता है, लगातार कैपरल सिगरेट पीता है और डेनिकोटिनाइजिंग होल्डर का उपयोग करता है। समय समय पर बेंजाड्राइन इनहेलर से गहरी सांस लेता है। उसकी आवाज धीमी और स्थिर है। वो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों भाषाएं धारा प्रवाह बोलता है तथा जर्मन भी अच्छी तरह जानता है। उसके उच्चारण में मार्सेल्स की हल्की झलक मिलती है। वो बहुत कम मुस्कुराता है और कभी खुलकर हंसता नहीं। आदतें: उसकी अधिकांश आदतें महंगी लेकिन गुप्त होती है। उसकी यौन इच्छाएं अत्यंत प्रबल है। उसे फ्लैजिलेंट प्रवृत्ति है। तेज रफ्तार कार चलाने में विशेषज्ञ है। छोटे हथियारों, चाकुओं तथा निकट दूरी की लड़ाई में अत्यंत दक्ष है। वो हमेशा एवरशार्प के 3 रेजर ब्लेड अपने साथ रखता है, एक टोपी की पट्टी में, एक बाएं जूते की एड़ी में और एक अपने सिगरेट केस में। लेखांकन और गणित का अच्छा ज्ञान रखता है। एक उत्कृष्ट जुआरी है। उसके साथ हमेशा 2 सशस्त्र अंगरक्षक रहते हैं, एक फ्रेंच और एक जर्मन। उनका विस्तृत विवरण उपलब्ध है। टिप्पणी: ले चिफर यूएसएसआर का अत्यंत खतरनाक और शक्तिशाली एजेंट है, जिसका संचालन पेरिस के माध्यम से लेनिनग्राड सेक्शन 3 द्वारा किया जाता है। हस्ताक्षरित आर्किविस्ट। अपेंडिक्स बी। विषय: SMERSH। स्रोत: हमारे अपने अभिलेख तथा ड्यूक्सीन ब्यूरो और CI वॉशिंगटन द्वारा उपलब्ध कराई गई सीमित जानकारी। SMERSH 2 रूसी शब्दों का संक्षिप्त रूप है। स्मायट शपियोनम, जिसका मोटे तौर पर अर्थ है जासूसों की मृत्यु या जासूसों को मौत। यह संगठन MWD, जिसे पहले NKVD कहा जाता था, से भी उच्च स्तर पर कार्य करता है और माना जाता है कि यह सीधे बेरिया के व्यक्तिगत निर्देशन में संचालित होता है। मुख्यालय लेनिनग्राड। मॉस्को में इसका एक उपकेंद्र भी है। इस संगठन का मुख्य कार्य सोवियत सीक्रेट सर्विस और सीक्रेट पुलिस की विभिन्न शाखाओं में देश और विदेश दोनों जगह होने वाले हर प्रकार के विश्वासघात, गद्दारी और दलबदल को समाप्त करना है। यह USSR का सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक भय पैदा करने वाला संगठन माना जाता है। आम धारणा यह है कि प्रतिशोध से जुड़े किसी भी अभियान में यह संगठन कभी असफल नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि SMERSH ही मेक्सिको में 22 अगस्त 1940 को ट्रॉट्स्की की हत्या के लिए जिम्मेदार था। संभवतः अन्य रूसी व्यक्तियों और संगठनों की कई असफल कोशिशों के बाद इसी सफल हत्या के कारण इस संगठन को अपनी पहली बड़ी पहचान मिली। इसके बाद SMERSH का नाम तब सामने आया जब हिटलर ने रशिया पर आक्रमण किया। 1941 में सोवियत सेनाओं की पीछे हटने की अवधि के दौरान विश्वासघात और दोहरे एजेंटों से निपटने के लिए इस संगठन का तेजी से विस्तार किया गया। उस समय यह मुख्यतः NKVD की फांसी देने वाली टुकड़ी, एग्जीक्यूशन स्क्वाड, के रूप में कार्य करता था और इसका वर्तमान विशेष दायित्व तब तक स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हुआ था। युद्ध समाप्त होने के बाद स्वयं इस संगठन की भी व्यापक शुद्धिकरण, पर्ज, प्रक्रिया हुई। अब माना जाता है कि इसमें केवल कुछ 100 अत्यंत उच्च प्रशिक्षित अधिकारी हैं, जिन्हें 5 विभागों में विभाजित किया गया है। डिपार्टमेंट I, देश और विदेश में स्थित सोवियत संगठनों के भीतर काउंटर इंटेलिजेंस का कार्य। डिपार्टमेंट II, सभी प्रकार के अभियान, ऑपरेशंस तथा एक्सिक्यूशंस। डिपार्टमेंट III, प्रशासन और वित्त। डिपार्टमेंट IV, जांच, कानूनी कार्य तथा कर्मचारियों, पर्सनल से संबंधित मामले। डिपार्टमेंट V, अभियोजन, प्रोसिक्यूशंस।
यही विभाग सभी आरोपियों के विरुद्ध अंतिम निर्णय सुनाता है। युद्ध के बाद अब तक SMERSH का केवल एक अधिकारी हमारे हाथ लगा है, गॉटचेव उर्फ गराज जोन्स। उसने 7 अगस्त 1948 को हाइड पार्क में यूगोस्लाव एम्बेसी के चिकित्सा अधिकारी पेचोरा को गोली मार दी थी। पूछताछ के दौरान उसने दबाकर बनाई गई पोटेशियम साइनाइड की गोली, जो उसके कोट के बटन के भीतर छिपी हुई थी, निगलकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने अपने बारे में कोई उपयोगी जानकारी नहीं दी। उसने केवल इतना स्वीकार किया कि वह SMERSH का सदस्य था, और इस बात पर वो घमंड करता दिखाई दिया। हमारा विश्वास है कि निम्नलिखित ब्रिटिश दोहरे एजेंट, डबल एजेंट्स SMERSH के शिकार बने। डोनोवन हार्थरॉप वन एलिजाबेथ डुमोंट वेंटनर मैक्सवारिन। विस्तृत जानकारी के लिए मोग सेक्शन Q देखें। निष्कर्ष: इस अत्यंत शक्तिशाली संगठन के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए तथा इसके सभी अधिकारियों और एजेंटों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।